हम देख रहे थे जर्मी बेंथम के विचारों को, और ये डॉक्टर बेनीवाल सर और कलाम पब्लिकेशन द्वारा प्रिपेयर किए गए नोट्स हैं और इन्हें हम रीड कर रहे हैं। तो हम जीवन चरित्र जो है हम अपने पहले वीडियो में कर चुके हैं, ये उसका पार्ट 2 है। हम कृतियाँ तक उसमें पढ़ चुके थे। हम यहाँ पे बेंथम के विभिन्न विषयों पर विचारों का अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक अधिकारों पर क्या विचार थे उनके। तो लॉक द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का विरोध किया है। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को शब्दाडंबर मात्र या बैसाखियों पर टिकी बेहूदगी या अलंकारिक बकवास मात्र कहा है और इनकी जगह पर वैधानिक अधिकारों का समर्थन किया है। नो डाउट वकील थे। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से निकले पुरुष के अधिकारों की इसी आधार पर आलोचना की। तो आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद जो है वो पुरुषों के अधिकारों की बात की गई थी, और डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ मैन ऐसे करके निकला था। यदि मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा। उनके अनुसार प्राकृतिक अधिकारों की बात करना बिना बाप के बच्चे की बात करना है। बिना बाप का बच्चा कैसे है कि भाई बाप राज्य है और वही अधिकार देता है उसके विरुद्ध, है ना। तो बच्चे को अधिकार देता है, तो वैसे ही जो अधिकार हैं वो राज्य के बच्चे हैं। तो इस तरीके से वो बात करता है। तो बोले कि जब राज्य नहीं तो अधिकार कैसे आ गए, क्योंकि अधिकार तो किसी के विरुद्ध होते हैं और किसी की सुरक्षा, क्योंकि अधिकारों में दावा किया जाता है। तो दावा किस पर करें, राज्य पे ही तो करते हैं ना लोग कि भाई ये मेरा अधिकार है। तो जब राज्य ही नहीं है तो अधिकार किस बात। इस तरीके से वो बात कहते हैं। बेंथम ने प्राकृतिक स्वतंत्रता व नागरिक स्वतंत्रता के मध्य अंतर किया है। प्राकृतिक स्वतंत्रता मेरी वह स्वतंत्रता है जिसके अनुसार मैं इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता हूँ, पर नागरिक स्वतंत्रता के अनुसार मैं वही कर सकता हूँ जो मेरे समुदाय के हित में हो। राज्य का उद्देश्य सर्वाधिक कल्याण है, ना कि सर्वाधिक स्वतंत्रता। एक अच्छा कानून वह है जो सर्वाधिक हित को प्रोत्साहित करे, ना कि सर्वाधिक स्वतंत्रता को। अब बेंथम दो प्रकार के अधिकारों का उल्लेख करता है। पहला है वैधानिक अधिकार, दूसरा है नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार इसका विषय आंतरिक आचरण है। बेंथम अधिकारों के साथ कर्तव्य का भी समावेश करता है। कर्तव्य रहित अधिकार कैसे हैं? निर्जीव हैं। अधिकार व कर्तव्य अन्योन्याश्रित हैं, मतलब एक दूसरे पर आश्रित हैं। अब सामाजिक संविदा या सामाजिक समझौते की बात करते हैं। इसका बेंथम के द्वारा विरोध किया गया है। बेंथम के अनुसार ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। मैंने प्राथमिक संविदा छोड़ दी है, इस मिथ्या प्रलाप को मनोरंजन करने वालों के लिए त्याग दिया है। ईसाई नैतिकता। बेंथम नैतिकता का भी विरोधी था तथा धर्म का भी विरोधी था। तो नैतिकता व धर्म तभी वरेण्य है, यानी तभी धारण करने योग्य है जब वो व्यक्ति का सुख बढ़ाएं या दुख कम करें। अब इनके उपयोगितावाद पर विचार सुनते हैं। उपयोगितावाद का प्रथम विचारक था डेविड ह्यूम। तो हम कहते तो हैं कि उपयोगितावाद के साथ हम तुरंत रिलेट कर लेते हैं बेंथम, जेम्स मिल और जेएस मिल को, लेकिन उपयोगितावाद का प्रथम विचारक जो कहा जा सकता है वो डेविड ह्यूम कहा जा सकता है। सुख व दुख शब्द जो है वो प्रीस्टले से आए। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख वाक्य हचिंसन की देन है, जैसे कि हमने जीवन परिचय में सुना था, पढ़ा था। पर उपयोगितावाद का वास्तविक प्रणेता की बात की जाए तो बेंथम है। अब बेंथम का सिद्धांत क्या कहता है उपयोगितावाद का? तो उसके 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला सुखवाद, व्यक्तिवाद, सुखों का मात्रात्मक स्वरूप होता है और परिणामवाद होता है। तो देखते हैं सुखवाद। बेंथम और अन्य वादियों ने यूनानी दार्शनिक एपिक्यूरस के इस विचार को आधार माना कि व्यक्ति कभी बुद्धिमानी से और कभी गैर बुद्धिमानी से खुशी की खोज में रहते हैं। बेंथम व्यक्तिगत खुशी बढ़ाने के लिए सरकारी व कानूनी संस्थाओं को पुनर्गठित करना चाहते थे, अतः उन्होंने कानूनों को सुधार व खुशी का माध्यम माना। प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन के प्रथम अध्याय में लिखा है, प्रकृति ने मनुष्य को दो संप्रभु स्वामियों, दुख यानी कि पीड़ा, सुख व आनंद के अधीन रखा है।
बेंथम अगर किसी चीज से मनुष्यों के सुखों के कुल योग में वृद्धि होती है या दुखों के कुल योग में कमी होती है तो वह चीज उसके हित में है। इस प्रकार मानव जीवन के दो स्वामी हैं, सुख व दुख। उपयोगितावाद तर्क व कानून द्वारा सुख की इमारत खड़ी करना चाहता है। कार्य वह अच्छा है जो दूसरों जो सुखों को बढ़ाए तथा दुखों को कम करे। प्रत्येक कार्य सामाजिक प्रथा व कानून का आधार है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। बेंथम ने सुख व दुख के चार स्रोत बताए हैं। तो कहाँ कहाँ से सुख या दुख मिल सकता है? पहला तो शारीरिक स्रोत, ये मनुष्यों के अच्छे बुरे व्यवहार व प्रकृति से पैदा होता है। दूसरे हैं राजनीतिक स्रोत, तो राजनीतिक सत्ता द्वारा दंड और इनाम से पैदा होने वाला सुख दुख। तीसरा है नैतिक स्रोत, समाज की नैतिक अवधारणाओं व परंपरा से पैदा होने वाले सुख दुख। चौथा है दैवीय या धार्मिक स्रोत, धार्मिक परंपराओं व रीति रिवाजों से पैदा होने वाले सुख दुख। तो चार प्रकार के स्रोत की बात करता है सुख और दुख के। दूसरा व्यक्तिवाद की बात कर लेते हैं अब उसके। अभी हमने सुखवाद की बात की, अब व्यक्तिवाद की बात करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कानून का क्या उद्देश्य है? बोले हर एक अपने लिए और कोई भी एक से अधिक के लिए नहीं। इस प्रकार बेंथम समुदायवाद के बजाय किस पर जोर देते हैं? व्यक्तिवाद के समर्थक थे। उनके अनुसार क्या है, एक समुदाय या समाज व्यक्तियों के कुल योग से कुछ ज्यादा नहीं है। इस प्रकार उपयोगितावाद स्वहित यानी सेल्फ इंटरेस्ट, अहमवाद यानी ईगोइज्म व व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म पर आधारित है। बेंथम के अनुसार समुदाय एक कृत्रिम या काल्पनिक फिक्शियस समूह है जो व्यक्तिगत सदस्यों के मेल से कुछ अधिक नहीं है। समुदाय का हित इसका गठन करने वाले विभिन्न सदस्यों के हित का योग है। इस प्रकार व्यक्ति पहले और समाजवाद में है। अब ये देखिए, ये पूरा अरस्तु और प्लेटो के सिद्धांत का एकदम उल्टा है, जहाँ पे राज्य पहले है या समाज पहले है, व्यक्ति उसके बाद है। ठीक है। अब उपयोगितावाद धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थक है। बेंथम ने धर्म को उपयोगिता की कसौटी पर कसा तथा इसे तार्किक जीवन के लिए, तार्किक सामाजिक जीवन के लिए अनुपयोगी पाया था। उन्होंने धर्म, अमरत्व, पुनर्जीवन, मोक्ष और ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना है। अब तीसरा देखते हैं सुखों का मात्रात्मक स्वरूप और सुख गणना। तो बेंथम के अनुसार क्या है, सुख गिने जा सकते हैं, मात्रात्मक होते हैं, उन्हें मापा जा सकता है ना। जैसे हम आलू को माप सकते हैं ना, 1 किलो 2 किलो, वैसे ही सुखों को मापा जा सकता है, अर्थात सुखों का वस्तुनिष्ठ मापन संभव है। तो सुख मात्रात्मक है, गुणात्मक नहीं, अर्थात सुख अच्छे या बुरे, शुभ या अशुभ, नैतिक अनैतिक नहीं होते, सुख सुख होते हैं। सुख में प्रत्येक को एक माना जाता है। मिस्र का इतिहास लिखने जैसे महान कार्य से प्राप्त सुख का मूल्य जुआ खेलने जैसे काम से प्राप्त सुख के मूल्य से अधिक नहीं है। मतलब सुख जो है एक जैसा होता है। सुखों के मापन के लिए बेंथम ने सुख मापन आधार यानी कि फैलसेफिक कैलकुलेशन तैयार किया। इसे हीडोनिक कैलकुलस भी कहा जाता है। अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन के चतुर्थ अध्याय में बेंथम ने व्यक्ति के सुख या दुख की मात्रा को मापने के लिए 7 तत्वों को प्रकट किया। अब कैसे मापा उन्होंने, किन आधारों पर? तीव्रता, इंटेंसिटी क्या है, स्थायित्व या समयावधि क्या है, निश्चितता अनिश्चितता, सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, निकटता दूरस्थता, प्रोपिनक्विटी और रिमोटनेस, उर्वरता या उत्प्रेरकता, फैकुंडिटी शुद्धता, प्योरिटी, विस्तार, एक्सटेंट। तो प्रथम 6 जो है वो व्यक्तिगत सुख मापन और अंतिम जो है वो विस्तार, जो 7वां आधार है वो समाज के स्तर पर लागू होता है, जिसमें अधिकतम सुख अधिकतम लोगों तक पहुंचता है। चूंकि बेंथम सुखों को सिर्फ मात्रात्मक मानता है, तो उसका प्रतीक वाक्य है, एक प्रसिद्ध वाक्य है, यदि सुखों की मात्रा समान हो तो पुष्पिन खेलना भी उतना ही अच्छा है जितनी की कविता पाठ। पुष्पिन हो सकता है कुछ खेल का नाम हो। परिणामवाद की बात करते हैं। उपयोगितावाद में प्रत्येक कार्य या फंक्शन या कानून के परिणाम पर विचार किया जाता है, अतः उपयोगितावाद को परिणामवाद भी कहा जाता है। यानी कि सुख मिलेगा तो ठीक है, सुख नहीं मिलेगा तो वो हित में नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ परिणाम पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो परिणामवाद, इसका तात्पर्य है कि कोई सार्वजनिक कानून या नीति बनाते समय उसके परिणाम देखे जाएं कि वह अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख दे रहा है या नहीं। इसलिए बेंथम कहता है कि लोग कानून का पालन भय या शक्ति के डर से नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आज्ञा पालन से होने वाली हानि अवज्ञा से होने वाली हानि की मात्रा से कम है। अब बेंथम के उपयोगितावाद की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। प्रथम,
सुख दुख मानव जीवन को गति प्रदान करने वाले तत्व हैं। जो व्यक्ति के लिए उपयोगी तथा आनंददायक है वह सुख है, तथा जो अनुपयोगी तथा कष्टदायक है वह दुख है। व्यक्ति सुख के पीछे और दुख से दूर भागता है। सेकेंड, बेंथम कार्यों के उद्देश्य की अपेक्षा परिणाम को महत्वपूर्ण मानता है। कोई काम किस उद्देश्य से किया जाता है इसका कोई महत्व नहीं, महत्व तो उसके परिणाम का है। अर्थात जो वस्तु सुख की अनुभूति देती है वह अच्छी है, ठीक और उपयोगी है, और जिस वस्तु से दुख की अनुभूति होती है वह बुरी, गलत और अनुपयोगी है। बेंथम का उपयोगितावाद सक्रियता एवं गत्यात्मकता का प्रतीक है, निष्क्रियता का नहीं। अतः यह सिद्धांत मनुष्य को सदैव कार्यरत स्थिति में देखता है। जैसे सभी प्रकार के सुखों का मूल्य समान होता है, वैसे ही दुखों का मूल्य भी समान होता है। सुखों तथा दुखों को आनंद मापक पद्धति द्वारा मापा जा सकता है। तो एक कैलकुलस भी बनाया है इसके लिए। सिक्स्थ, यह एक सरल, सुस्पष्ट और मापपरक सिद्धांत है जिसका मत है कि शासन के लक्ष्य न्याय न होकर उपयोगिता है। सातवां यह है कि मानवीय इच्छाओं, हितों और प्रवृत्तियों के साथ पैदा होने वाले सुख या दुखों की जानकारी स्प्रिंग्स ऑफ एक्शन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। अब ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही आला, स्प्रिंग्स ऑफ एक्शन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, देखेंगे इसमें बाद में। बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांतों के आधार पर उनके शिष्यों ने अलग अलग क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया। जैसे जेम्स मिल ने इतिहास, J.S. मिल ने राजनीति, रिकॉर्डो ने अर्थशास्त्र और सैमुअल रोमिले व ऑस्टिन ने विधिक क्षेत्र में प्रयोग किया। अब देख लेते हैं कि विभिन्न विचारकों ने इस उपयोगितावाद के बारे में क्या कहा है। मैक्सी, बेंथम का उपयोगितावाद भेड़िया समाज में, भेड़िया तथा साधुता समाज में साधुपन को महत्व देता है, जबकि मिल प्रत्येक अवस्था में साधुपन को महत्व देता है। कार्लाइल का क्या कथन है? बेंथम का सुखवादी दर्शन सुअरों का दर्शन है, पिग फिलॉसफी है। विल किमलर का क्या कह रहे हैं? बेंथम का यह विचार गलत है कि मनुष्य केवल सुख चाहता है या उसे केवल सुख की इच्छा करनी चाहिए। इन आलोचनाओं का आधार बेंथम द्वारा सुखों को सिर्फ मात्रात्मक मानना है, गुणात्मक नहीं। साथ ही बेंथम के उपयोगितावाद पर यह आक्षेप भी लगाया जाता है कि यह एक नैतिक सिद्धांत की बजाय वास्तव में एक स्वार्थी मनोवैज्ञानिक सुखवादी सिद्धांत है। उपयोगितावाद में एक कमी यह है कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का हिसाब लगाते समय बहुमत को महत्व दिया जाता है। इसमें अल्पसंख्यक के साथ न्याय नहीं हो पाता। इसलिए जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में बेंथमवादी उपयोगितावाद की आलोचना की है। अब जॉन रॉल्स की बात करते हैं। उन्होंने लिखा है, जॉन रॉल्स ने उपयोगितावाद की आलोचना में कहा है कि सामूहिक हित की वृद्धि के लिए व्यक्ति के हित की बलि दे दी जाती है। परिणामवाद के कारण रॉबर्ट नॉजिक इसके आलोचक है। अब हम उसके राजनीतिक दर्शन की ओर बढ़ते हैं। तो राज्य संबंधी बेंथम के क्या विचार हैं? राज्य जो व्यक्ति के संगठित समूह से निर्मित कृत्रिम संगठन। तो देखो, कृत्रिम संगठन तो ये भी मानते हैं, ठीक। राज्य का आधार क्या है? सुख है। व्यक्ति सुख प्राप्ति हेतु क्या करता है? राज्य का निर्माण करता है। तो बेंथम ने राज्य के सकारात्मक कार्यों का वर्णन किया, परंतु आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन किया है। बेंथम राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता तथा सावयव सिद्धांत को बिल्कुल नहीं मानता। तो क्या मानता है फिर? बोलता है कि राज्य की आज्ञा का पालन मनुष्य इसलिए करता है कि ऐसा करना उसके लिए लाभदायक एवं उपयोगी है, और आज्ञा पालन की संभावित हानि अवज्ञा की संभावित हानि की अपेक्षा बहुत कम है। राज्य व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए। राज्य का कार्य नकारात्मक है। राज्य कोई कल्याणकारी कार्य नहीं कर सकता। अब बेंथम ने अहस्तक्षेप की नीति को अपनाकर मुक्त व्यापार एवं स्वच्छंद प्रतियोगिता का समर्थन किया। बेंथम राजनीति समाज व प्राकृतिक समाज में भेद करता है। देखो कैसे। राजनीति समाज क्या है? जब कुछ लोग यानी प्रजा किसी ज्ञात व्यक्तियों या व्यक्तियों की सभा जिसका एक निश्चित स्वरूप है, शासक या सरकार की आज्ञा के पालन के अभ्यस्त हैं, तब ऐसी प्रजा व शासक को राजनीतिक समाज कहा जाएगा। प्राकृतिक समाज जब व्यक्ति वार्तालाप के अभ्यस्त होते हैं पर किसी निश्चित शासक के आज्ञा पालन के अभ्यस्त ना हो, तो उसे एक प्राकृतिक समाज कहा जाएगा। तो नागरिक राज्य के आदेशों का पालन दो आधारों पर करते हैं। पहला,
आज्ञाकारिता, क्योंकि राज्य उनकी इच्छा की पूर्ति करता है, उनके सुखों को बढ़ावा देता है। और दूसरा शारीरिक दंड, कॉन्ट्रैक्शन, तो भय की वजह से वह दुखों से बचने के लिए भी नागरिक राज्य के आदेशों का पालन करते हैं। अब आज्ञाकारिता पर आधारित राजनीतिक समाज ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा बेंथम मानते हैं। तो बेंथम के अनुसार सरकार का क्या उद्देश्य है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार को कितने कार्य करने? 4 कार्य। पहला, सबसिस्टेंस, जीवन सामग्री, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करे। संपन्नता, अबंडेंस, मूलभूत आवश्यकता के अलावा भी संपदा की व्यवस्था। सुरक्षा, व्यक्ति के जीवन, संपत्ति, प्रतिष्ठा आदि की सुरक्षा। समता, नैतिक, बौद्धिक, आर्थिक व राजनीतिक असमानता को कम करे। अब हम संप्रभुता संबंधित बेंथम के विचार, तो यानी कि जो राज्य बेंथम ने बनाया है या बेंथम के लोगों ने बनाया है, उसमें संप्रभुता कैसे है? तो बेंथम अपनी कृति फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट के 4th अध्याय में राज्य की संप्रभुता को सर्वोच्च सत्ता या सुप्रीम अथॉरिटी के नाम से संबोधित करता है और संप्रभुता को निरपेक्ष और अपरिमित मानता है, किंतु राज्य की अनंत शक्ति में वह विश्वास नहीं करता है। तो बेंथम ने लिखा है, जब लोग, जिन्हें हम प्रजा कह सकते हैं, एक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की आज्ञा मानने के आदी माने जाते हैं जिनके बारे में निश्चित जानकारी होती है, जिन्हें हम गवर्नर जानकारी होती है, एक राजनीतिक समुदाय की स्थिति में होना माना जाता है। वह राज्य की विधि निर्माण की क्षमता को ही क्या कहते हैं? संप्रभुता मानते हैं, तथा लोकतंत्र को संप्रभुता की मर्यादा मानता है। अब बेंथम उपयोगितावादी होने के कारण क्या करते हैं? संप्रभु के प्रति आज्ञा पालन और कानूनों के प्रति आदर का भाव व्यक्ति से उसी सीमा तक चाहते हैं जहाँ तक उसे लाभ हो या उपयोगिता की पूर्ति हो। तो वह यह भी स्वीकार करता है कि राज्य से बड़ी, है ना, दूसरी कोई शक्ति नहीं है, या तो भीतर या बाहर, तभी तो संप्रभुता होगी, राइट। अब कानून संप्रभु की इच्छा की अभिव्यक्ति है। प्रकृति, न्याय और विवेक संप्रभु नहीं हो सकते। बेंथम ने संप्रभुता को हॉब्स की तरह असीमित, अदेय एवं अविभाज्य बताया है। शक्ति विभाजन को अस्वीकार कर दिया और राज्य को वैधानिक संप्रभु कहा है। तो कानून निर्माण को ही इन्होंने, है ना, संप्रभुता। बेंथम के समर्थन में ऑस्टिन ने संप्रभुता का सिद्धांत दिया था। अब इनके क्या कर लेते हैं? कानून संबंधी विचार। ये वकील तो थे ही, उस समय की इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था को भी समझते थे और इन्होंने उसमें सुधार की भी बात की थी। देख लेते हैं इनके कानून संबंधी विचार। तो बेंथम की मान्यता है कि राज्य कोई नैतिक समुदाय नहीं है, अपितु वह एक कानून निर्माता निकाय है। कानून संप्रभु के आदेश हैं। संप्रभु की इच्छा कानून के रूप में प्रकट होती है। बेंथम प्राकृतिक कानूनों का अस्वीकृत करते हुए 2 प्रकार के कानूनों, ईश्वरीय तथा मानवीय, का उल्लेख करता है। कानून की परिभाषा देते हुए वह कहता है कि कानून संप्रभु की इच्छा के आदेशों की तरह अभिव्यक्तिकरण है, जिनसे राजनीतिक समाज के सदस्य उनका स्वाभाविक पालन करते हैं। अब बेंथम के अनुसार श्रेष्ठ कानून के 6 लक्षण होते हैं। कानून जनता की आशा, आकांक्षा या विवेक बुद्धि के अनुकूल हो। कानूनों का जनता को ज्ञान हो, इसके लिए प्रचार प्रसार, जनमत निर्माण आदि का आश्रय लेना चाहिए। कानूनों में विरोधाभास न हो। कानून सरल, सुस्पष्ट, सुबोध हो। कानून व्यवहारिक हो। कानून का पूर्ण रीति से पालन होना और कानून भंग के लिए पूर्ण दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखिए कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। बेंथम के अनुसार लड़ाई और तूफान पढ़ने पढ़ाने के लिए श्रेष्ठतम हो सकते हैं, परंतु सहन करने हेतु तो शांति और सुरक्षा ही श्रेष्ठतर है। बेंथम कानून और स्वतंत्रता को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता। उसके अनुसार अच्छे कानून से अधिक नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है और प्राकृतिक स्वतंत्रता या स्वच्छंदता कम हो जाती है। स्वतंत्रता सुरक्षा का एक अंग है, इसलिए सुरक्षा के आधार पर इसे कम या ज़्यादा किया जाना आवश्यक है। अब इनकी न्याय व्यवस्था की बात कह देते हैं। तो बेंथम ने न्यायाधीशों को जजेस एंड कंपनी कहकर उन्हें व्यापारी बताया। उसके अनुसार हमारे कानून न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों के लाभ के लिए बनाए जाते हैं। न्याय में समय अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। देर से मिलने वाला न्याय अन्याय है। बेंथम ने फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट में सांविधानिक विधि की विवेचना की है। वह जूरी व्यवस्था के विरुद्ध था। तो ये जूरी व्यवस्था के विरुद्ध है। जजेस एंड कंपनी कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं, व्यापारी बताते हैं। अब देखते हैं लैंगिक समानता पर क्या कहते थे। बेंथम के अनुसार स्त्री पुरुष के बीच प्राकृतिक भेद स्त्रियों के दमन का आधार नहीं हो सकता।
अच्छी बात है। शासन में महिलाओं के समान हिस्सेदारी का समर्थन किया तथा उसने अपनी कृति प्लान फॉर पार्लियामेंट रिफॉर्म्स में स्त्री मताधिकार का समर्थन किया, किंतु कॉन्स्टिट्यूशनल कोड में कहा कि स्त्री मताधिकार में गलत कुछ नहीं है, लेकिन इसके लिए सही समय आया नहीं। अतः बेंथम ने स्त्रियों के मताधिकार का विरोध किया। मतलब ये भी सही समय का ही इंतज़ार कर रहे थे, जिस तरीके से हम विमेन के रिजर्वेशन का इंतज़ार कर रहे हैं सांसद और विधानमंडलों में। तो बेंथम ने स्त्रियों हेतु शिक्षा का समर्थन करते हुए 1816 ईस्वी में क्रिस्टोमैथिया नामक एक नया पाठ्यक्रम भी तैयार किया था। अब देखते हैं फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म। तो हमने देखा भी था कि सेबाइन ने बेंथम को क्या कहा है, दार्शनिक आमूल परिवर्तनवाद। तो क्या है ये फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म? क्या है? ये एक सिद्धांत है जिसके अंदर जर्मी बेंथम के उपयोगितावाद से संबंधित विचारों को कानून, अर्थशास्त्र व राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना या सुधार में प्रयुक्त किया जाता है। इस स्थापना या सुधार का सूत्र क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम हित। अब देखिए, बेंथम को दार्शनिक आमूल परिवर्तनवादी क्यों कहा जाता है? उसके कहने के कुछ आधार हैं। पहला, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल का सिद्धांत। सार्वभौमिक पुरुष वयस्क मताधिकार का समर्थन किया, लेकिन स्त्री मताधिकार का खुलकर समर्थन नहीं किया। संसद के वार्षिक सत्र का समर्थन किया ताकि प्रतिनिधि जनता के बीच में वर्ष पर्यंत रहकर उनकी इच्छाओं को जान सकें। गुप्त मतदान का समर्थन किया है, खुले मतदान का विरोध किया है। एक सदनीय व्यवस्थापिका का समर्थक है। ब्रिटेन में लॉर्ड सभा को समाप्त करने का पक्षधर है क्योंकि यह लोकतंत्र के खिलाफ है। गणतंत्रात्मक व लोकतंत्रात्मक शासन का समर्थन किया है इन्होंने। तो बेंथम इस कुटिल संसार को गणतंत्रों का जाल बिछाकर ही सुधारा जा सकता है। कुलीन तंत्र, राजतंत्र व सीमित राजतंत्र की बजाय गणतंत्रात्मक व्यवस्था में शासक व शासितों के हित एक हो जाते हैं, क्योंकि गणतंत्र में अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित चरम है, लक्ष्य है। बेंथम ने लोकतंत्र को अच्छी शासन प्रणाली बताया क्योंकि इस व्यवस्था में अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त होता है। तो ये देखिए, खुल करके गणतंत्रात्मक व्यवस्था का समर्थन करते दिखाई देते हैं। सीबी मैकफर्सन ने बेंथम के लोकतंत्र को क्या कहा? लोकतंत्र का संरक्षणात्मक मॉडल। अब वैधानिक कानूनों या वैधानिक अधिकारों का भी समर्थन किया है इन्होंने। तो कानून संप्रभु की इच्छा का प्रकटीकरण है, जिस कारण राजनीतिक समाज के सदस्य उसका स्वाभाविक पालन करते हैं। बेंथम प्राकृतिक कानून सिद्धांत का आलोचक है। प्राकृतिक अधिकारों व कानूनों के विपरीत बेंथम ने राज्य द्वारा निर्मित कानूनों व अधिकारों को मान्यता दी। उन्होंने राज्य को एक ऐसी संप्रभु रचना बताया जो कानूनों का निर्माण करती है। बेंथम ने कानून को संप्रभु राज्य का आदेश बताया। उन्होंने हॉब्स की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए संप्रभुता को अविभाज्य, असीमित व स्थायी बताया। संप्रभुता के उनके विचारों को जॉन ऑस्टिन ने आगे बढ़ाया। एडमंड बर्ग की तरह बेंथम ने भी प्राकृतिक अधिकारों व कानूनों की आलोचना की है और उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कानूनों व अधिकारों की बात करना आतंकवादी भाषा के समान है, क्योंकि इनकी कोई लिमिट्स नहीं है। अब बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को क्या बोला है? अराजक भ्रम, अनार्किकल फैलेसीज, कुबुद्धिवादहीन विचार, सिंपली नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स, अलंकारिक बकवास तथा वैसाखियों पर टिकी बेहूदगी बताया है। अब बेंथम के अनुसार क्या है कि वैधानिक या कानूनी अधिकारों के विपरीत उसके अंतर विरोध के रूप में प्राकृतिक अधिकार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये भी उन्होंने कहा है। बिना कानून बनाने वाले यानी संप्रभु राज्य के कोई कानून नहीं हो सकता। प्राकृतिक कानून तो उस बेटे के समान है जिसका कोई पिता ना हो। यह जर्मी बेंथम ही थे जिन्होंने प्राकृतिक अधिकारों व प्राकृतिक कानूनों को कपोल कल्पना बता परंपरागत उदारवाद यानी क्लासिकल लिबरलिज्म को नया उपयोगितावादी आधार प्रदान किया। हालांकि बेंथम व्यक्तिवादी व उदारवादी थे, पर उन्हें एडम स्मिथ का अहस्तक्षेप का सिद्धांत या लॉक का न्यूनतम राज्य पसंद नहीं था। उन्होंने संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक व अनुल्लंघनीय नहीं माना। वे संपत्ति में राज्य के हस्तक्षेप को आवश्यक मानते थे, पर सीमित हस्तक्षेप को। तो ये देखिए, पहले ऐसे व्यक्तिवादी हैं जो अहस्तक्षेप के सिद्धांत को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, सीमित हस्तक्षेप के पक्षधर थे।
स्वतंत्रता की बात करने में बेंथम फ्रेंच क्रांतिकारियों के नारे स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की आलोचना करता है और कहता है कि सुख ही अंतिम उद्देश्य है और अधिकतम स्वतंत्रता को उसी की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। राज्य का ध्येय क्या है? अधिकतम सुख है, ना कि अधिकतम स्वतंत्रता। व्यक्ति सुरक्षा चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं। ये भी बेंथम कह रहे हैं। जीवन की उपयोगितावादी योजना में स्वतंत्रता का कोई स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि यह सिखों का कोई आवश्यक तत्व नहीं है। प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिक विचारक सैमुअल पी हंटिंगटन ने भी अपनी कृति पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी 1968 में लिखा है, प्रमुख समस्या स्वतंत्रता की नहीं बल्कि एक विधि मान्य राजनीतिक व्यवस्था की है। स्वतंत्रता के बिना व्यवस्था की कल्पना की जा सकती है, पर व्यवस्था के बिना स्वतंत्रता की नहीं। व्यवस्था पहले, बाद में स्वतंत्रता। शिक्षा में मॉनिटरिंग पद्धति का समर्थन, अर्थात बुद्धिमान छात्र पढ़ाएं अन्य छात्रों को। पेनॉप्टिकॉन योजना, ये देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। जेल सुधार के पेनॉप्टिकन योजना, आदर्श जेल के निर्माण हेतु बेंथम ने पेनॉप्टिकॉन या इंस्पेक्शन हाउस को उपयोगितावाद का आधार माना, क्योंकि इससे दुख का वैज्ञानिक मापन किया जा सकता है। मिशेल फूको ने पेनॉप्टिकॉन को बोधिवादी राज्य की दंड व्यवस्था का उच्चतम रूप बताया है। सामाजिक समझौता क्या है? अनुबंध सिद्धांत को उन्होंने शुद्ध कल्पना झूठ बताया। बेंथम ने लिखा, प्राकृतिक अवस्था इतनी अवास्तविक है कि उसे नहीं माना जा सकता। बेंथम एक मानवतावादी भी थे। कैसे? बेंथम उपयोगितावाद के, उपनिवेशवाद के विरोधी थे। वे इसे शोषक व शोषित दोनों के लिए खतरनाक मानते थे। और जब बेंथम के दोस्त जेम्स मिल या जे.एस. मिल के पिता ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारी बने, तो बेंथम ने भारतीय उपनिवेश में रुचि ली। उन्होंने भारत में कानूनी व अन्य सुधार लागू करने के लिए 1827 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को प्रेरित किया। स्वयं बेंटिंग ने स्वीकार किया कि बेंथम की आत्मा मेरे रूप में भारत आई है। निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं तो जे.एस. मिल ने अपने गुरु बेंथम को क्या बोला है? प्रगतिशील दार्शनिक, मानवता का महान कल्याणकर्ता, यथास्थितिवाद का शत्रु, स्थापित चीजों पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला कहा है। इतनी प्रशंसा के बाद मिल ने यह भी कहा कि बेंथम ऐसा लड़का था जो कभी बड़ा नहीं हुआ, जिसे न बाहरी अनुभव था न अंदरूनी, और जो निजी आय के सहारे बिना कभी बड़े हुए एक हिजड़े का जीवन व्यतीत करता रहा। कार्ल मार्क्स ने बेंथम को क्या बताया है? अतिदम्भी, नीरस, मोटी जीभ वाला सामान्य पूंजीवादी या बुर्जुआ बुद्धिजीवी कहा है। जोहान गेटे उन्हें क्या कहते हैं? अत्यंत गया गुजरा अमूलवादी गधा, है ना। फ्राइडफुली रेडिकल एस। एमर्सन ने उनके दर्शन को क्या कहा? घृणास्पद, बदबूदार, स्टिंकिंग बताया। लियोन ट्रॉट्स्की ने उनके उपयोगितावादी दर्शन को खाना बनाने की किताब फिलॉसफी ऑफ सोशल कुकबुक रेसिपीज बताया। शुम्पीटर क्या कह रहे हैं? शुम्पीटर वही हैं जिन्होंने लोकतंत्र में बहुत काम किया है। बेंथम के विचार जीवन के दर्शन के संबंध में कैसे हैं? सबसे छिछले हैं। नीत्शे क्या कहते हैं? बेंथम फटी कंबल की आत्मा, जोकर का चेहरा, बिल्कुल मामूली सा, ना गुण ना ही आत्मा। बेंथम ने खुद को रानी के चौक का भिक्षु, द हर्मिट ऑफ क्वींस स्क्वायर प्लेस बताया। वे स्वयं को महत्वाकांक्षियों में सबसे महत्वाकांक्षी भी कहते थे। उनका जीवन इतना सरल व साधुतापूर्ण था कि ब्रोनोवस्की व मजलिस ने लिखा, महात्मा गांधी आधुनिक बेंथम कहे जा सकते हैं। ब्रिटिश वेब ने बेंथम को सिडनी वेब का बौद्धिक पिता कहा है। अब बेंथम ने राजा राम मोहन रॉय के साथ मित्रता की, पत्र व्यवहार किया। रॉय ने बेंथम के वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत व स्वतंत्रता संबंधी विचारों को अपनाया है। यह बेंथम की असाधारण प्रतिभा का ही प्रमाण है कि उनके न्यायशास्त्र या जूरिस्प्रूडेंस को जॉन ऑस्टिन ने, लोकतंत्र सिद्धांत को जेम्स मिल ने व उपयोगितावाद को जे.एस. मिल ने आगे बढ़ाया। अब बेंथम विशेष कुछ खास बात कर लेते हैं। बेंथम ने न्यायाधीशों को क्या कहा है? जजेस एंड कंपनी कहकर उन्हें व्यापारी कहता था। उसके अनुसार हमारे कानून न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों के लाभ के लिए बनाए जाते हैं। बेंथम के अनुसार एक राजनीतिक उपकरण के रूप में उदार लोकतंत्र शासितों के प्रति शासकों की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगा। बेंथम के अनुसार व्यक्तियों का योग ही पूरा विश्व है, समाज व राज्य कृत्रिम संस्थाएं हैं। बेंथम ने स्वतंत्रता नहीं अपितु खुशी को राज्य का उद्देश्य बताया। बेंथम को मुक्त व्यापारियों का पिता कहा जाता है। बेंथम के अनुसार जो चीज़ नैतिक या सामाजिक है वही वैधानिक जीवन के लिए सही है। अब देखिए बेंथम से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली देख लेते हैं। पेनॉप्टिकॉन तो जेल सुधार संबंधी योजना है। क्रिस्टोमैथिया क्या है? महिला शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम है। मोनिटोरियल सिस्टम, प्रतिभाशील बच्चों द्वारा कक्षा के अन्य छात्रों को पढ़ाने की योजना।
फेलिसिफिक कैलकुलस सुख दुख मापने की पद्धति। स्प्रिंग ऑफ एक्शन क्या है? सुख दुख मापने के लिए एक विस्तृत मानचित्र है। तो ये थे जर्मी बेंथम, जो कि कलाम एकेडमी द्वारा तैयार किया गया है डॉक्टर बेनीवाल के निर्देशन में।